क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, स्कूलों में देखूंगा तो मन सजेंगे, उत्साह दिखेगा। उस दिन के लिए इतना उत्साह दिखता है, दूसरे ही दिन सड़क पर तिरंगे बिखरे हैं। जो बातें हुई थी उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। क्या भारत सदा से गुलाम था? बोलो ना, तो गुलामी कहां से आ गई? प्रश्न तो ये होना चाहिए कि इतने लंबे समय तक दूसरे लोग आ करके हम पर चढ़े रहे, कब्जा करे रहे, ये कैसे हो गया? सोचो कितनी दूर था ब्रिटेन, वो वहां से पूरा घूम करके अफ्रीका इधर आ गए और कब्जा भी कर लिया। इतने मुट्ठी भर लोग उतनी दूर से आ रहे हैं और उनके पास कुछ विशेष नहीं। आप जरा सा सर्च करिएगा कि अंग्रेजों के आने से पहले पिछले 500 साल में और पिछले 800,000 साल में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय खुले? आप पाओगे कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज कितने बनवा रहे हो? रिसर्च ग्रांट कितनी दे रहे हो? और रिसर्च नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? लड़ाइयां कैसे लड़ोगे? मेडिसिन कैसे आगे बढ़ेगी? जितनी भी यूरोपियन ताकतें थीं, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भारतीय राजाओं की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे की थी। क्यों? भारतीयों की क्या बुद्धि कम है? नहीं, बुद्धि नहीं कम है, बुद्धि पर हम इतने सारे हैं और हारते गए। ये गीता पढ़ने वालों के साथ तो नहीं हो सकता। तो बताओ, पहले उत्सव मनाऊं या पहले और चौकन्ना होकर के नजर घुमाऊं? बोलो। स्वतंत्रता दिवस को सतर्कता दिवस की तरह मनाइए। खतरा बराबर का है, खतरा अभी बाकी है, और खतरे का कारण। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम कमलेश है, मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूँ सर। मेरा क्वेश्चन स्वतंत्रता दिवस पर है। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है तो मैं अपने गांव से शुरू करूं तो स्कूलों में देखूंगा तो मंच सजेंगे, धूमधाम से मनाया जाएगा, बहुत उत्साह दिखेगा। थोड़ा और बाहर निकलूंगा तो तहसील लेवल पर या कॉलेजेस को देखूंगा तो वहाँ पर भी मंच सजेंगे, उत्साह दिखेगा। रैलियाँ निकाली जाएगी, अभियान चलेंगे कि हर घर तिरंगा, तिरंगे के साथ रैलियाँ निकलेंगी, देशभक्ति के नारे लगेंगे सर। तो फिर उस दिन के लिए इतना उत्साह दिखता है, देश के लिए, हम देश को बदल देंगे, देश को तरह तरह से विकास के लिए प्रण लिए जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी सर। और फिर दूसरे ही दिन देखूंगा कि सड़क पर तिरंगे बिखरे हैं। जो बातें हुई थी उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। बस वही लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो या तो रिश्वत देने में संलिप्त रहेंगे या लेने में। वही लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वही लोग कहीं पर गंदगी फैला रहे होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो देश को भीतर से खोखला कर रही है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि वास्तव में देशभक्ति कैसी होगी, हमें इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाना चाहिए और वास्तव में देशभक्ति का अर्थ क्या होगा? भारत हो या दुनिया का कोई भी अन्य देश, जब उसकी स्थापना होती है तब उस दिन वो स्वतंत्र होता है या परतंत्र? स्वतंत्र या परतंत्र? चलो और निकट से शुरू करते हैं। एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? मुक्ति या गुलामी? स्वाभाविक, मुक्ति। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नेशन भी होता है तो जैसा कुछ लोगों ने कहा कि अपने आरंभ में तो वो स्वतंत्र ही होता है ना, स्वतंत्र नहीं होता तो अस्तित्व में कैसे आता? कैसे आता? स्वतंत्रता तो एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट माने बेसिक स्टेट, बेसिक एंड नेचुरल स्टेट, स्वाभाविक स्थिति। तो स्वतंत्रता दिवस इस दृष्टि से देखो तो बात थोड़ी विचित्र सी लगती है कि हम किस तरीके से मना रहे हैं।
स्वतंत्र तो देश को होना ही चाहिए, और अस्तित्व में कि मनुष्य हो, नदी हो, पहाड़ हो, पशु पक्षी हो, बनते तो सभी स्वतंत्र हैं। सभी की जो डिफॉल्ट स्टेट है वो तो स्वतंत्रता की ही है ना। जानवर होते हैं जंगल में, जानवर जंगल में है, वहां वो कैसा है? पक्षी आसमान में है, वहां वो कैसा है? फिर आप पक्षी को पकड़ लाएं, उसे पिंजड़े में डाल दें, तब वो परतंत्र होता है ना, या पक्षी पैदा ही परतंत्र होता है? पक्षी को परतंत्र बनाना पड़ता है ना। इसी तरीके से राष्ट्र को भी कभी परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी, अन्यथा राष्ट्र की भी स्वाभाविक स्थिति तो स्वतंत्रता की ही है। स्वतंत्रता स्वभाव है, जैसे मनुष्य का स्वभाव है मुक्ति, उसी तरीके से राष्ट्र भी मनुष्य का ही है। अगर मनुष्य का स्वभाव है मुक्ति, तो राष्ट्र का भी स्वभाव है मुक्ति, स्वतंत्रता। मनुष्य के लिए मुक्ति तो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता। तो हम ये कहें कि हमने स्वतंत्रता हासिल करी, इसका उत्सव मनाओ, या ज्यादा आवश्यक है कि हम ये पूछें कि ये अनहोनी घट कैसे गई कि हम परतंत्र हो गए? बोलो ना। क्योंकि सच पूछो तो स्वतंत्रता तो अस्तित्वगत है, अस्तित्व में ही सब कुछ स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं पैदा हुआ। तो पूछना तो यह चाहिए ना कि जब जन्म से सब कुछ आजाद ही है, तो फिर आगे चल करके ये गुलामी नाम की चीज कहां से आ गई? वही ज्यादा ईमानदार और ज्यादा उपयोगी प्रश्न है कि ये गुलामी कहां से आ गई। क्या भारत सदा से गुलाम था? नहीं। बोलो ना, क्या भारत सदा से गुलाम था? नहीं। तो गुलामी कहां से आ गई? प्रश्न तो यह होना चाहिए। आजादी तो नैसर्गिक है, गिवन है, नेचुरल है। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि ये गुलामी नाम की चिड़िया कहां से आ गई, ये इतने बंधन कहां से आए? और कितनी अजीब, कितनी विचित्र बात है। कोई 10, 20, 50 या 100 साल की बात नहीं। अगर देखो तो लगभग 1000 साल, शुरुआत से लेकर अंत तक, कभी कोई हिस्सा और कभी पूरा ही हिस्सा दूसरों के आधिपत्य में। ये हो कैसे गया? हम सदा से तो गुलाम नहीं थे कि थे? ये कैसे हो गया कि इतने लंबे समय तक दूसरे लोग आ करके हम पर चढ़े रहे, कब्जा करे रहे? ये कैसे हो गया? ये तो बहुत अबूझ बात है, ये बड़ी विचित्र बात है, अनहोनी है जो होनी नहीं चाहिए थी। ये हुई कैसे? और जब हम कहते हैं कि दूसरे आकर के भारत देश पर चढ़ बैठे, कब्जा कर लिया, परतंत्र बना दिया, तो उसमें भी न जाने कितने लोग हैं। जैसे कि गुलामी का कालखंड बहुत लंबा है, उसी तरीके से उन लोगों की सूची भी बहुत लंबी है जो आते गए और कब्जा करते गए। वास्तव में जो कोई आ सकता था सब आए, जो भी आ सकते थे सब आए, एक के बाद एक आते ही गए, आते ही गए। वही नहीं आए जो आ ही नहीं सकते थे, जो नहीं आ सकते थे सिर्फ वही नहीं आए, वरना सभी आए। तुम गिनती गिनो, बताओ कौन सी बड़ी यूरोपियन ताकत थी जो भारत नहीं आई और कब्जा नहीं कर पाई? हमें अंग्रेज याद हैं, पर आप पुर्तगालियों को ले लो, आप फ्रेंच को ले लो, आप डच को ले लो, ये नहीं आए क्या? इन्होंने कब्जा नहीं करा? बताओ। वहां यूरोप से चले आ रहे हैं, और जितने हैं यूरोपियन सब चले आ रहे हैं एक के बाद एक, और सब सफल हुए जा रहे हैं कब्जा करने में। ये अनहोनी कैसे घट गई? फिर आप जब एशिया आ जाते हो तो यहां पास से शुरू करो तो अफगानी, ईरानी, फिर तुर्क, अरब, हाँ, सब आते गए, सब चढ़ते गए। ये कैसे हुआ? कैसे?
और फिर आप मध्य एशिया को ले लो तो वहां से भी एक के बाद एक आ ही रहे थे। शक, हूण, यद्यपि वो भारत को आने के बाद वो भारत में रच बस गए, पर आए वो भी बाहर से थे और वो भी सफलतापूर्वक यहां पर जीते और साम्राज्य स्थापित कर गए अपना। ये कैसे होता गया? कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। और जब अंग्रेज चढ़े हुए थे उस समय में भी जापानी चढ़ाए थे। लो, जैसे अंग्रेज काफी ना हो, अंग्रेजों के होते हुए भी जापानी चढ़े आ रहे थे। आपको पता है जापानियों ने चेन्नई पर भी बम गिराए हुए हैं, सुना नहीं होगा आपने? अजीब बात, जापानी चेन्नई पहुंचे हुए थे। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ दिनों के लिए उन्होंने चेन्नई पर भी बमबारी कर दी थी। अंडमान निकोबार हम जानते ही हैं, उधर वो जो मलय का किस्सा भी हम जानते ही हैं। बर्मा को भी हम जानते ही हैं। तब बर्मा ब्रितानवी साम्राज्य का ही हिस्सा था, भारत का द्वार था। सब जापानी वहां चढ़े हुए हैं। कैसे? हिटलर उधर प्लान बनाए बैठा था, क्या कि जंग जीत जाएंगे। आप क्या सोच रहे थे कि वो कह रहा था अंग्रेजों को हरा करके भारत को फिर आजाद कर देंगे? वो कह रहे थे जब जंग जीत जाएंगे तो ये जो लंबा चौड़ा भारतीय उपमहाद्वीप है इसका विभाजन कर देंगे, कुछ जापानियों के नीचे रहेगा और कुछ जर्मनों के नीचे रहेगा। लो, जर्मन बोले हम भी पीछे काहे छूटेंगे। उन्होंने भी अपनी नजर भारत पर डाली दी थी। ये तो अब वो हार गए द्वितीय विश्व युद्ध, तो आने नहीं पाए। जापानी तो लगभग आ ही गए थे, वो भी जंग हार गए तो आने नहीं पाए। कुछ तो बात होगी, कोई तो वजह होगी। जो कोई आ सकता था आता गया, जीतता गया, कैसे करता गया। बड़ा दुख लगता है, आदमी चोटिल अनुभव करता है। आपको बुरा नहीं लग रहा ये सुन के? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बात क्या हमारे लिए सिर्फ तथ्य की तरह है? ये बात हमारा सीना चीर क्यों नहीं देती? मैं पूछ रहा हूं, हमें बुरा क्यों नहीं लग रहा? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? होता ही गया, होता ही गया। और फिर आजादी के बाद भी चीन आया और जमीन हड़प कर चला गया, होता ही गया। कोई तो बात होगी ना। मैं चाहूंगा कि स्वाधीनता दिवस को हम आत्म अवलोकन दिवस की तरह मनाएं और पूछें अपने आप को कि स्वतंत्रता तो ठीक है, पर पहले यह बताओ परतंत्रता कैसे आ गई थी? वो ज्यादा जरूरी सवाल है। स्वतंत्रता के लड्डू खा लेंगे बेशक, पर रखो अभी उन्हें इंतजार करने। तो पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि इतना विशाल देश इतने सालों तक इतने अलग अलग लोगों के अधीन रहा कैसे? बात क्या थी, कारण क्या थे? मैं उन कारणों को जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने उन कारणों को नहीं जाना तो ये कैसे आपको निश्चित पता है कि वो कारण आज भी मौजूद नहीं है? बोलो बोलो। अगर वो कारण 1000 साल तक मौजूद थे तो अभी तो राजनीतिक आजादी मिले कुल 75 साल हुए। 47 से अभी तक तो 100 साल भी नहीं बीते, नहीं बीते ना। जो चीज 1000 साल से मौजूद थी वो क्या 75-80 साल में चली गई होगी पूरी तरह से? जो चीज 1000 साल तक मौजूद थी और हमको गुलाम बनवाए रखी, क्या वो चीज आपको सचमुच लगता है कि इधर 78-80 साल में चली गई होगी? चली गई होगी? वो आज भी मौजूद है। और अगर वो आज भी मौजूद है तो कितना बड़ा खतरा है भारत के ऊपर। हम वो खतरा नहीं देख रहे। हम बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ करके उत्सव मनाना चाहते हैं कि लो आजादी आ गई। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आजादी आ गई, हम भी नाचना चाहते हैं, हम भी झूमना चाहते हैं, हम भी खुश होना चाहते हैं। पर मैं कैसे जो सर पर तलवार लटक रही है उसके प्रति अनभिज्ञ होने का अभिनय कर लूं? मुझे वो तलवार लटकती दिखाई दे रही है। कोई चीज एक बार हो, 2 बार हो तो आप बोल सकते हो संयोग है। कोई चीज 1000 साल तक लगातार हो तो संयोग है क्या? उसमें संयोग है या संरचना है?
बोलो। संरचना। उसके पीछे कोई संरचना है, कोई स्ट्रक्चर है, उसके पीछे कोई स्ट्रक्चरल रीजन है। एक दो लोग आकर के युद्ध में हरा करके आपका शोषण कर ले जाएं तो आप कह सकते हो संयोग है, बीच बीच में कोई आता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, भाई चलता रहता है। पर एक दो लोग नहीं, दसियों अलग अलग तरफ के, अलग अलग राष्ट्रीयता के अलग अलग लोग आ रहे हैं और हमारा शोषण करते ही जा रहे हैं। तो ये संयोग नहीं हो सकता ना? क्या हो सकता है? पर हम खुद को ये जताना चाहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही हो गया, हो गया जी, हो गया। हो नहीं गया। डर मुझे यह है कि वो आज भी हो रहा है, क्योंकि जो कारण 1000 साल तक चलता रहा वो 80 साल में हट नहीं गया होगा। वो कारण आज भी मौजूद होगा, वो कारण आज भी मौजूद होगा। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा वो कारण क्या है जिसने भारत को इतने बुरे दिन देखने पर विवश करा। वो कारण क्या है? क्या वो कारण राजनीतिक हो सकता है? नहीं, कोई राजनीतिक कारण इतने दिनों तक नहीं चलता। क्या वो कारण संयोगिक हो सकता है? हम पहले ही कह चुके हैं, नहीं। वो कारण तो कुछ ऐसा है कि पीढ़ियां बदलती रही, लोग बदलते रहे, पर वो कारण बचा रहा। वो कारण कैसा होगा? वो कारण तो सांस्कृतिक है। कोई ऐसी चीज है जो दुर्भाग्यवश भारत की हवाओं में घुल गई है और संस्कृति बनकर बैठ गई है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे, हम उसको अलग नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा है जो हमें भीतर से ही कमजोर बना रहा है, पर हम उसको बहुत पवित्र माने बैठे हैं, हम उसको हटा नहीं पा रहे अपने भीतर से। मैं उसको लोकधर्म कहता हूं। वो है भारत की परतंत्रता का कारण, और वो जब तक रहेगा तब तक भारत को दुर्बल ही रखेगा। और जो दुर्बल होता है उसका शोषण करने तो कोई भी चला आता है। दुनिया में इतने स्वार्थी लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं कि कोई कमजोर दिखे जाकर के उस पर झपट्टा मार दो। निस्तेज मनुष्यों के साथ क्या तेजस्वी राष्ट्र हो सकता है? दुर्बल नागरिकों के साथ क्या बली राष्ट्र हो सकता है? और मनुष्य का बल होता है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म। भारत ने वास्तविक धर्म के साथ जो मजाक करा लोक धर्म के रूप में, मुझे डर है कि कहीं उसकी सजा तो नहीं मिली है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। आत्मा और बल का बड़ा गहरा रिश्ता है, और अगर कहीं पर आत्मा की ही परिभाषा विकृत कर दी गई हो तो बल कैसे बचेगा? बोलो, बल कैसे बचेगा? जहां आत्मा की ही परिभाषा विकृत कर दी गई, वहां अब मनुष्य में बल कैसे बचेगा? और मनुष्य में बल नहीं तो फिर राष्ट्र में बल नहीं। और मनुष्य का बल होता है वास्तविक धर्म। वास्तविक धर्म गया तो मनुष्य का बल गया, मनुष्य का बल गया तो राष्ट्र का बल गया, और राष्ट्र का बल गया तो राष्ट्र परतंत्र हो गया। मैं बार बार पूछा करता हूं, फिर पूछ रहा हूं, हम कहते हैं उदाहरण के लिए कि हम अपने महापुरुषों को पूजते हैं, उनको अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल घोषित करते हैं। आदर्श का तो अर्थ यह होता है ना कि जैसे वो जिए वैसे हम जिएंगे, और जो उन्होंने कहा हम उसको समझेंगे। यही होता है ना आदर्श का अर्थ। तो अगर श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं तो गीता हमारे जीवन में कैसे नहीं उतरी? और गीता तो कही ही गई है रणक्षेत्र पर। अगर हम वास्तव में श्री कृष्ण को जरा भी सम्मान देते होते
तो युद्ध में हल्के कैसे पड़ जाते? गीता तो कहती है युद्धस्व, गीता तो कहती है जीत हार का पता नहीं, साम्राज्य की सिंहासन की परवाह नहीं, पर जो सही है वो कर, निष्काम होकर कर, अंजाम की हमें फिक्र ही नहीं है, जो सही है वो कर। और अगर यही सही है कि हम जूझ जाएं तो हम जूझे कैसे नहीं, जूझे कैसे नहीं? हम कहते तो यही रह गए कि हम धार्मिक देश हैं। हम धार्मिक देश नहीं, हम लोग धार्मिक देश हैं। कहा था किसी ने कि इतने भारतीय हैं, सब मिलकर के एक जगह थूक भी दें तो ये जितने आतताई हैं, आक्रांता डूब मरे इसी में। ब्रितानवी सल्तनत के लिए कहा था। हम इतने सारे हैं और हारते गए। ये गीता पढ़ने वालों के साथ तो नहीं हो सकता, ये कृष्ण के वास्तविक प्रेमियों के साथ तो नहीं हो सकता। और कृष्ण का प्रेमी होने का दावा तो हम रोज करते हैं, वो दावा झूठा है। श्री कृष्ण माने गीता, गीता माने आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान माने जीवन के संघर्ष से कोई पलायन नहीं। मर सकते हैं, हार थोड़ी मानेंगे। मर सकते हैं पर हार थोड़ी मान लेंगे। मुट्ठी भर लोगों को अपने ऊपर छा थोड़ी जाने देंगे। पर यह आप तभी कह सकते हो जब आपको पता होता है कि आपका जीवन धर्म सम्मत है। तब आप कहते हो कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन धार्मिक है, मेरा जीवन धर्म के लिए है। तो मेरी हार नहीं होगी, मेरी हार धर्म की हार होगी। इसीलिए हारना मंजूर ही नहीं है। हमने हारना मंजूर कर लिया क्योंकि भीतर ही भीतर हमको पता था कि हमारे जीवन में धर्म तो वैसे भी नहीं मौजूद है। तो हमने बड़ी आसानी से हार मान ली, बड़ी आसानी से हमने घुटने टेक दिए। सोचो कितनी दूर था ब्रिटेन, कितनी दूर था। और जब वो लोग आए थे उस समय स्टीम इंजन भी नहीं होता था। ये हवा, इसके भरोसे आए थे। यही पाल, यही पतवार, सेल्स, इनके भरोसे आए थे। वो वहां से पूरा घूम करके अफ्रीका इधर आ गए और कब्जा भी कर लिया। सोचो कितनी भारी आंतरिक दुर्बलता रही होगी जो हमें ये दुर्दिन देखने पड़े। इतने मुट्ठी भर लोग उतनी दूर से आ रहे हैं और उनके पास कुछ विशेष नहीं। स्टीम इंजन वगैरह बाद में आए हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर की बात है। कुछ पता नहीं। हमें बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि वो तो अंग्रेज आ गए, हम तो भोले भाले लोग थे, उन्होंने फूट डालकर हम पर राज कर लिया। ऐसे कैसे फूट डाल दी? ऐसे कैसे फूट डाल दी? जहां सत्य होता है वहां ऐसे नहीं फूट डाली जा सकती। इतने मासूम मत बनो। इतनी आसानी से अगर कोई फूट डाल दे तो ना सत्य है ना प्रेम है। आ रहे हैं यहां पर घूस दे करके। प्लासी की लड़ाई तो सीधे सीधे घूस देकर उन्होंने जीती है। वो लड़ाई मालूम है, वो लड़ाई जीती हुई मानी ही नहीं जाती, वो लड़ाई खरीदी हुई मानी जाती है। द ब्रिटिश बॉट द बैटल ऑफ प्लासी। जो घूस पर ईमान बेच दे उसकी जिंदगी में धर्म रहा होगा क्या कहीं? उसके बाद बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें 3 राजा इकट्ठे हो रहे हैं। वहां असली लड़ाई हुई थी। उन तीनों में आपस में मनमुटाव है, फूट है। वो तीनों अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तीनों को ही राष्ट्र से, धर्म से, सत्य से कोई मतलब नहीं। अंग्रेजों ने फिर हराया। क्या हम वास्तव में गीता का देश हैं? क्या हम वास्तव में धर्म का देश हैं? हम लोकधर्म का देश हैं और वो लोकधर्म आज भी हावी है। तो बताओ तलवार आज भी सर पर लटक रही है कि नहीं लटक रही है? दूसरों का दोष बेशक है। जो लोग यहां आ रहे थे वो कोई हमें गले लगाने नहीं आ रहे थे, वो हमारा शोषण ही करने आ रहे थे। दूसरों का दोष तो बेशक है, पर क्या हम अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी, अपनी बेईमानी की चर्चा नहीं करना चाहेंगे? बोलो।
और अतीत में वो सब हमने कमजोरियां दिखा दी, उससे भी मुझे कोई बहुत मतलब नहीं। अतीत की बात अतीत में पड़ी रहे, पर अतीत की ये बात अतीत की नहीं है, ये अतीत की बात आज भी है। बहुत अर्थ में हम आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 16वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी में थे। और बल्कि आज और कोशिशें हो रही हैं कि हमें 12वीं शताब्दी में डाल दिया जाए। तो बताओ, पहले उत्सव मनाऊं या पहले और चौकन्ना होकर के नजर घुमाऊं? बोलो। स्वतंत्रता दिवस को सतर्कता दिवस की तरह मनाइए। खतरा बराबर का है, खतरा अभी बाकी है, और खतरे का कारण आंतरिक है। हमारे ही भीतर, हमारे ही दिल में, हमारी ही हवाओं में, हमारी ही संस्कृति में अभी धर्म का वो विकृत रूप घूम रहा है जिसने अतीत में भी हमारी दुर्दशा करी। पहले भी आपसे चर्चा करी थी, वो आ रहे थे आपके पास एस्ट्रोनॉमी लेके, नहीं यहां पहुंच नहीं पाते। लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम सुनी है आपने? लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम सुनी है? लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप कहीं को चलते हो तो अपनी स्थिति पता करने के लिए, समुद्र में जब आप चलते हो, लैटिट्यूड चाहिए, लॉन्गिट्यूड चाहिए, दो चीजें चाहिए, दोनों पता है तो आप बता सकते हो आप कहां पर हो। लैटिट्यूड बड़ी आसानी से पता चल जाता है, लॉन्गिट्यूड नहीं पता चलता। लॉन्गिट्यूड नहीं पता चलता, तो पता ही नहीं होता आपको आप हो कहां पर। यह पता करने के लिए आप अगर लंदन में वहां पर ग्रीनिच लैब है, वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए कितनी रिसर्च करी और कितनी जानें गंवाई उन्होंने। और ये करने के बाद अंततः उन्होंने वो उपकरण निकाल लिया जो समुद्र में भी उनको सही लॉन्गिट्यूड बता पाता था, और उसी का इस्तेमाल करके वो भारत तक पहुंच पाए। और जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तब भारत एस्ट्रोलॉजी कर रहा था। जब वो एस्ट्रोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहे थे तब भारत मुहूर्त और घंटा घड़ियाल में उलझा हुआ था, और आज भी उलझा हुआ है। कितने हजार करोड़ की एस्ट्रो एप्स मार्केट में घूम रही हैं, और यही एस्ट्रोलॉजी है। भारत ने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दिया होता तो गुलाम नहीं हुआ होता। क्या आज भी कुछ बदल गया है? आज तो ये जेनजी, ये नए नए लड़के, ये भी एस्ट्रो एप्स पर घुसे हुए हैं। खतरा आज भी बराबर का है। दुनिया आगे बढ़ रही है विज्ञान में, हम आगे बढ़ रहे हैं ये कुंडली निकालने में। जिनके जीवन में वास्तव में धर्म होगा, गीता होगी, क्या वो अपने क्षुद्र स्वार्थों की चिंता करेंगे? या तो छोटे छोटे राजा, उनकी छोटी छोटी रियासतें, वो खुद ही जाकर के अंग्रेजों से मिल जाते थे। क्या पड़ोसी को हराना है, आओ आओ यहां आओ, इसको मिल करके हराते हैं। ये क्या एक धार्मिक चित्त का लक्षण है? क्या हम आज भी वैसे ही नहीं है? जातियों में बहुत गंदे और घटिया तरीके से बटा हुआ देश था। इतने ही लोग हैं जो लड़ाई पर जाएंगे, बाकी तो अपना अपना तुम काम करो, तुम सफाई करो, तुम बर्तन देखो, तुम बाल देखो, तुम खेत देखो, तुम ये करो, तुम वो करो। कहां से मिलेंगे सबसे काबिल लोग लड़ाई लड़ने के लिए जब आपने जनसंख्या के 90-95% वर्ग को लड़ाई के मैदान से ही बाहर कर दिया? सेना कैसे बनेगी? और सेना बनेगी भी तो क्या उसमें सबसे काबिल लोग प्रवेश पा पाएंगे? मेरिटोक्रेसी जब है ही नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि साहब हम कह देंगे हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में लिखा है कि जाति तो भगवान ने बनाई है। श्रुति में लिखा है, सचमुच। अगर हम धार्मिक लोग होते तो हम किसी भी किताब को शास्त्र कहने से पहले पूछते कि क्या ये किताब श्रुति से मेल खाती है। पुराणों से हम प्रश्न पूछते कि क्या तुम्हारी बातें उपनिषदों के सिद्धांतों से मेल खाती हैं, क्योंकि ये नियम है। ये नियम है कि स्मृति ग्रंथ, जिसमें पुराण इत्यादि भी आते हैं, कि स्मृति ग्रंथों की बस वही बातें मानी जाएंगी जो श्रुति से मेल खाती हैं।
स्मृति की कोई भी बात जो श्रुति से मेल नहीं खाती उसे अस्वीकार हमें करना पड़ेगा, यह सनातन का नियम है। पर श्रुति का हमें कुछ पता नहीं। लोक धर्म तो स्मृति ग्रंथों पर चलता है, कीमत देनी पड़ती है ना सच्चाई को, तथ्य को। जब धर्म ही पूरा कल्पना पर आधारित हो गया हो तो आप तथ्य को कीमत नहीं दोगे। जब तथ्य को कीमत नहीं दोगे तो फिर आप यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, और जब आप नए विश्वविद्यालय नहीं बनाओगे तो ज्ञान कहां से आएगा? जितनी भी यूरोपियन ताकतें थीं, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भारतीय राजाओं की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे की थी। उनकी बंदूकें, उनके वाहन, उनके जहाज, सब कुछ, उनकी ट्रिग्नोमेट्री, उनकी कार्टोग्राफी, सब भारत से बहुत आगे की थी। क्यों? भारतीयों की क्या बुद्धि कम है? नहीं, बुद्धि नहीं कम है, बुद्धि पर लोकधर्म चढ़ा हुआ है। तो जो पैसा लगना चाहिए था कि उससे यूनिवर्सिटीज बनती और रिसर्च होती, वो पैसा कहां लग रहा है? वो कर्मकांड में जा रहा है पैसा सारा। और राजा भी खूब खूब डोनेशंस दे रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, गांव के गांव दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? अंधविश्वास फैलाने वालों को। यह है परतंत्रता का कारण। आप जरा सा सर्च करिएगा कि अंग्रेजों के आने से पहले पिछले 500 साल में और पिछले 800,000 साल में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय खुले। आप पाओगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहां ज्ञान की कदर नहीं वहां गुलामी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? मुगल बादशाहों को लेकर भी आप कहते हो अरे उन्होंने मकबरे बनाए, ताजमहल बनवाए। ये तो बताओ विश्वविद्यालय कितने बनवाए? और ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है जिससे आप कह रहे हो फलानी मीनार बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। स्कूल कॉलेज कितने बनवा रहे हो? रिसर्च ग्रांट कितनी दे रहे हो? और रिसर्च नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? लड़ाइयां कैसे लड़ोगे? मेडिसिन कैसे आगे बढ़ेगी? यही वो काल था रेनेसां के बाद का, जब ब्रिटेन में विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा। भारत में रेनेसां हुआ ही नहीं। और रेनेसां का संबंध किससे था? स्वतंत्रता से। उन्होंने कहा रेनेसां माने विचार की स्वतंत्रता। भारत ने तो उससे आगे की बात कर रखी थी। भारत ने कहा था स्वतंत्रता माने अस्तित्व की मुक्ति, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम। पर उस बात को हमने बिल्कुल दफन कर दिया। हमने कहा हमें श्रुति पढ़नी नहीं, हमें उपनिषद चाहिए नहीं, हमें वेदांत चाहिए नहीं, तो फिर हमें फ्रीडम भी चाहिए ही नहीं। इतनी हमने दुर्दशा कर ली थी। मैकॉले का नाम तो सुना ही है आपने। उसने एक ऐसा व्यंग मारा था, उसकी चोट आज भी महसूस होती है। उसने कहा था भारत में इस वक्त जितना ये कुल ज्ञान है, इससे ज्यादा ज्ञान लंदन की एक स्कूल गोइंग बच्ची को है, 10वीं की। भारत का कुल ज्ञान ले लो जितना है, कुल ज्ञान भारत का। या इसी से कुछ मिलती जुलती बात आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट उसके शब्द मिल जाएंगे आपको। ज्ञान की जरूरत क्या है? हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस कल्पना करनी है कि ऐसा कर्मकांड कर दो तो स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाएगा। यह कल्पना करनी है हमें। ज्ञान की जरूरत क्या है? और ज्ञान में फिर आत्मज्ञान की तो एकदम ही कोई जरूरत नहीं है। धर्म माने ऊंची से ऊंची स्वतंत्रता, और लोक धर्म माने सबका शोषण, सबको दबा के रखो।
चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, और चाहे अपनी ही हस्ती हो, अपना ही दमन कर डालो। हम जब लगे हुए हैं भूत प्रेत, जादू टोना, धर्म आधारित, जाति आधारित राजनीति करने में, यहां उत्तर में चीन आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा आगे वो बस पिछले 25 साल में बढ़ा है। 1990 के दशक तक भी भारत और चीन अगल बगल ही चल रहे थे। अभी 25-30 साल में वो और इतना आगे बढ़ गया चीन। अब जब वो सीमाओं में घुसा चला आएगा तो क्या करोगे वहां पर? मंत्र मारोगे, भस्म मारोगे, उससे कहोगे तुम लोगों की जाति क्या है, पहले अपनी जाति बताओ। उससे कहोगे तुम तो हारोगे क्योंकि तुम तो मुहूर्त देख के आते ही नहीं, तो तुम्हारी तो हार निश्चित है। सामने चला आ रहा उसी कुंडली मांगोगे कि जा रहे हैं कुंडली बाबा जी को दिखाएंगे कि इसको कैसे वशीभूत करें। क्या करोगे? हम आज भी खतरे में हैं, संभल जाइए, चेत जाइए। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही भीतर बैठा है, यहां बगल के घर में नहीं, हमारे ही भीतर बैठा है। और एक बताता हूं, आने वाले समय में ना गुलामी के लिए जरूरी नहीं कोई आपकी जमीन पर कब्जा करे। वो बात ओल्ड फैशन्ड हो गई कि किसी को गुलाम बनाना है तो उसकी जमीन पे कब्जा कर लो। अब जरूरत ही नहीं है। रखो अपनी जमीन। तुम खुद अपनी जमीन पर हमें आमंत्रित करोगे, तुम खुद हमारे दास बनकर हमारे देशों में आओगे, हमारी सेवा करोगे। पहले तो स्लेव ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, अब तुम बाकायदा वीजा लेकर आओगे और हमारी सेवा करोगे। पहले तुम किसी को गुलाम बनाओ पकड़ के बेड़ियों में और जहाजों में भर भर के, एक गुलाम जा रहे हैं, स्लेव्स जा रहे हैं, तो बुरा लगता था, देखने में ही बुरा लगता था। अब आप बाकायदा वहां जाते हो, एम्बेसी में लाइन लगाकर वीजा लेते हो और खुद अपने आप को हाजिर करते हो। दास हाजिर है मेरे आका, बताइए क्या सेवा करूं। बोलते अब तुम्हारे यहां टैक्सी चलाओगे। जब आप ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को लेते हैं, ग्लोबल नॉर्थ कई गुना ज्यादा अमीर है पर कैपिटा टर्म्स में, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ आज भी ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ को ही हो रहा है, बिना किसी पॉलिटिकल सब्जुगेशन के, खुद ही हो रहा है। जब इंडिया पॉलिटिकली सब्जुगेटेड था तब तो हमें पता ही है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, जानते ही हो। वो ड्रेन ऑफ वेल्थ आज भी हो रहा है। अब बाकायदा डील के माध्यम से हो रहा है, बाकायदा ट्रेड ट्रीटीज के माध्यम से हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आके आप कोई आपकी जमीन पे कब्जा करे। अब आप विलफुली सरेंडर करोगे। अब आप कहोगे मैं खुद चल करके आया हूं आपकी गुलामी करने। भारत का जितना पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ना, उसमें से बहुत सारा वो है जो विदेशियों ने भारत को आउटसोर्स कर रखा है। ये है नए किस्म की गुलामी। जब आप ये देखते हो उदाहरण के लिए कि यूरोप का जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हैं उनसे कितना एमिशन है, तो एक आंकड़ा आता है। फिर जब आप उसमें ये देखते हो कि वो फुटप्रिंट कितना है जहां उन्होंने एमिशन कहीं और कराया और वो प्रोडक्ट अपने यहां मंगाकर खुद यूज कर दिया, तो वो आंकड़ा लगभग 20-30% बढ़ जाता है। नहीं समझे? सारा गंदा काम
दूसरे देश करेंगे तो सारा एमिशन दूसरे झेलेंगे, सारा पॉल्यूशन दूसरे झेलेंगे, और जो माल बना दो माल हमें दे दो साफ साफ करके। यह है नए किस्म की गुलामी। और इसका भी समाधान वही है, मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। जब तक व्यक्ति जागृत नहीं होता तब तक राष्ट्र कैसे जागृत होगा? एक एक व्यक्ति को जगाए बिना हम कैसे कह दें कि ये एक जागृत राष्ट्र है? आ रही है बात समझ में? सारा जो अपना साधारण काम है उन्होंने सौंप दिया अब काले और भूरे लोगों को। खुद क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडेड वर्क, हाई एंड वर्क, रिसर्च, जिससे नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, जिससे नया नॉलेज क्रिएट हो रहा है। और आप क्या करोगे? आप बर्तन घिसोगे, आप वो सारा काम करो जो लो लेवल का है। तो उनका समय बचता है ताकि वो ऊंचा काम कर पाए। ये है नया सब्जुगेशन, नई गुलामी। और इसमें कोई उन्हें बुरा भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो अब अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपको बाकायदा पैसे मिल रहे हैं काम करने के। क्या नहीं है भारत के पास? सब कुछ है, सब कुछ है। एक क्रूड ऑयल को छोड़ दो उसके अलावा, पर फिर एनर्जी के दूसरे भी होते हैं। क्रूड ऑयल को छोड़ दो और कुछ रेयर अर्थ्स हैं उनको छोड़ दो, सब कुछ है। उसके बाद भी आज भी हमें क्रूशियल टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों का मुंह क्यों तकना पड़ रहा है? बताओ ना। क्योंकि भीतर अभी कुछ है जो स्वतंत्र नहीं है। वो नकल करने में ज्यादा सुविधा और सुरक्षा मानता है। वो कहता है दूसरे ने कर लिया ना, वो नकल कर लो, उसने कराया तो ठीक करा होगा। ठीक वैसे जैसे लोक धर्म कहता है नकल करो नकल करो, परंपरा है ना, परंपरा माने यही तो होता है, उसने करा तुम भी कर लो, क्योंकि वही श्रेष्ठ है। तुम्हारे अलावा जो भी कोई और श्रेष्ठ है, बस उसका जो करा था उसने उसको सही मान के खुद उसकी नकल कर लो। वही चीज हमारी राष्ट्रीय आदत बन गई है। हमारे अलावा जो कोई है वो बेहतर ही है, उसने जो करा उसकी नकल कर लो। टेक्नोलॉजी वो करेंगे, रिसर्च वो करेंगे, हमारा क्या काम है? अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का लाइसेंस ले लो। सामरिक टेक्नोलॉजीज में जो सबसे सेंट्रल मोस्ट क्रूशियल होती हैं, हमारी सारी की सारी आज भी इंपोर्टेड हैं। दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट पर पहुंच गई है। हमारे पास 4th जनरेशन का भी अपना इंजन नहीं है। और इंजन ही नहीं है तो क्या है? इंजन ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है। युद्ध शुरू होगा, वो वहां से बंद कर देगा एक्सपोर्ट करना इंजन को, क्या कर लोगे? और इंजन में जो फ्यूल डलता है वो भी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंजन भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर सचमुच हो गई आर पार की लड़ाई तो हम कैसे लड़ेंगे? कितनी खतरे की बात है ये। पर हम ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज डेवलप ही नहीं कर पाए। क्यों? हम अपनी रिसर्च करके अपने इंजन्स डेवलप ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परंपरा ने हमें अनक्रिएटिव बना दिया है। जिसको आप ये बोल दोगे ना कि जो पीछे से चला आ रहा है बस उसी का पालन कर लो, वो आदमी अब क्रिएटिव नहीं हो सकता। एआई एक मौके की तरह आया था हमारे पास, वो मौका भी लगभग हमने पूरा गंवा ही दिया है। एआई में भी छलांग मार करके अमेरिका, यूरोप, चीन भी ये निकल गए। और कारण तो एक ही है, लोक धर्म। वो आपको खतरे नहीं उठाने देगा, वो आपको रिस्क टेकिंग बनने ही नहीं देगा। वो आपसे कहेगा सुरक्षा बड़ी बात है,
जैसी हमारी माएँ होती हैं कि बच्चे को ले कहीं बाहर मत जाना, कुछ हो जाएगा। माँ तो माँ होती है। ऐसा कैसे होता है कि अमेरिका की माँ 15 साल का हुआ नहीं कि लात मारती है कि जा अपनी रोटी खुद कमा? उनके क्या डीएनए अलग है? वो भी होमोसेपियंस, हम भी। पर हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि नहीं 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 नहीं, जैसा सबने करा वैसे ही तू भी कर ले और आजा पल्लू के नीचे छुप जा। और इस बात पर हमें फक्र भी बहुत रहता है। हम कहते हैं यही तो हमारी गौरवशाली संस्कृति है। गौरव श्रुति में लीजिए, संस्कृति में नहीं। और संस्कृति में गौरव तब लीजिए जब संस्कृति श्रुति का अनुगमन करती हो, तब जरूर संस्कृति में गौरव ले लीजिएगा। लेकिन आपने जो आज संस्कृति बना रखी है उसमें कहां सनातन और कहां श्रुति? कुछ नहीं है। इस संस्कृति पर मैं कैसे गौरव करूं? ये तो लोक धार्मिक संस्कृति है। खेती करते हैं ना हम, खेती में भी जो इनोवेशन हुए हैं वो दूसरे देशों ने करे हैं, आजादी के बाद भी। इजराइल को मिली थी बिल्कुल बंजर जमीन, कुछ नहीं, उसने खेती के नए नए तरीके निकाल करके वहां पे काम कर डाला। भारत ने भी कुछ करा है, वहां पर पूसा वगैरह है, नए किस्म के बीज वगैरह हम करते हैं। लेकिन आप आज भी सुनते होंगे जापानीज मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। जो ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हैं वो सब बाहर कहीं हो रहे हैं। हमारे यहां कुछ मार्जिनल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हो जाए तो हो जाए, ब्रेक थ्रू कुछ होने नहीं पाता। क्योंकि ब्रेकिंग थ्रू के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम डरे हुए लोग हैं। हमें डरा दिया गया है कि ऐसा ऐसा करो नहीं तो श्राप लग जाएगा, ऐसा ऐसा करो नहीं तो परंपरा टूट जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। वो पुराना डर बहुत गहरे बैठ गया हमारे जहन में। हम खेती में भी क्रिएटिव नहीं हो पाए, जिसको मतलब भारत कृषि प्रधान देश है। अरे कृषि प्रधान देश है तो कृषि में ही कुछ नया हमने करा होता, वहां भी नहीं करा। हाँ, ये जरूर करा है कि अब मांस के, बीफ के एक्सपोर्ट में हम सबसे आगे हैं। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहर ले लो, वो भारत में मिलेंगे सब। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहर ले लो, वो भारत में मिलेंगे सब। उसमें आगे हो गए। और ये खुद करा है हमने अपने साथ, ये किसी और की साजिश नहीं है। और जब तक हमारी संस्कृति आम आदमी की कंडीशनिंग वैसी ही रहेगी जैसी है, कोई सुधार नहीं हो सकता। सतर्कता दिवस, क्या? सतर्कता दिवस। बोलिए। थैंक यू आचार्य जी। ये मकौले का कोट जो आपने बताया था, इसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन टेक्स्ट जो संस्कृत और अरबिक में लिखे थे वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स से इतने पीछे हैं कि एस्ट्रोनॉमी का जो उनका विवरण है दैट वुड ड्रॉ लाफ्टर फ्रॉम इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल गर्ल्स। उन्होंने कहा भारत में जो तुमने चला रखा है, तुम्हारे जो साइंस के लेवल्स हैं और जो तुम ये कुंडलीबाजी करते हो, इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल गर्ल्स भी हंसेंगी इस पर। कितने अपमान की बात है ये, है कि नहीं? और कितने अफसोस की बात है। और ज्यादा अफसोस की बात ये नहीं है कि जो आज की युवा पीढ़ी की गर्ल्स हैं ये आज भी हॉरोस्कोप बनवा रही हैं ऐप पे जा करके। और ये बात मैकॉले ने इतने 100 साल पहले बोली थी, आज भी वही चल रहा है। शुभचिंतक नहीं था वो हमारा, ये उसने क्या करा है? व्यंग करा है हमारे ऊपर। हम पूरी तरह आहत भी नहीं होते। और उन्होंने ये भी बोला कि मेडिकल डॉक्ट्रिन्स जो हैं इंडिया, और गर्ल्स भी जानबूझकर बोला है, बॉयज क्यों नहीं बोला? ये दिखाने के लिए कि भारत में तो गर्ल्स
पढ़ी लिखी नहीं। पढ़ती ही नहीं है। और वहां पीछे इंग्लैंड में गर्ल्स भी इतना पढ़ती हैं कि तुम्हारे यहां के बड़े बड़ों से ज्यादा ज्ञान रखती हैं। क्या करती हैं गर्ल्स? भारत का जितना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इससे दूना है चीन का। तो भारत की गर्ल्स क्या कर रही हैं? फैमिली। वहां पर महिलाएं निकलकर काम कर रही हैं, राष्ट्र बना रही हैं, नेशन बिल्डिंग कर रही हैं। हमारे यहां महिलाएं फैमिली बिल्डिंग कर रही हैं। एक देश के 50% नागरिकों को तुमने किचन में और बिस्तर में कैद कर दिया है, और दूसरा राष्ट्र है जो अपने स्त्रियों पुरुषों सबको काम पर लगा रहा है। आगे कौन निकलेगा? आगे कौन निकलेगा? और है कुछ? उन्होंने ये बोला कि जो हमारे मेडिकल डॉक्ट्रिन्स हैं उस पे जो विवरण है दैट वुड एम्बैरस एन इंग्लिश ब्लैकस्मिथ, लुहार की बात कर रहे थे। कह रहे हैं कि तुम जिसको अपनी मेडिसिन बोलते हो, इंग्लैंड का एक लुहार भी वो सब सुनेगा तो कहेगा ये क्या है, कैसी बातें बोल रहे हो। अरे इंग्लैंड के लुहार को भी तुमसे ज्यादा ज्ञान है। वो अतिशयोक्ति कर रहा है। मैकॉले कोई अच्छा आदमी नहीं है, शुभचिंतक नहीं है हमारा, अतिशयोक्ति कर रहा है। पर क्या हम इनकार कर सकते हैं कि हमने अपनी दुर्दशा कर रखी थी, इसीलिए किसी दूसरे को हक मिला हम पर व्यंग करने का? बोलो। और है कुछ? उन्होंने एक्चुअली लोक धर्म का भी कुछ मेंशन किया कि भारत की ज्योग्राफी तो शहद और मक्खन के सीज डिस्क्राइब करती है। वो कह रहे हैं कि ये जो बाकी सारे डिसिप्लिन्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले ली, एस्ट्रोनॉमी ले ली, अब ज्योग्राफी ले रहे हैं। कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से तो कहीं पर दूध की नदी बहनी चाहिए, कहीं पर मक्खन है, कहीं शहद है, कहीं खीर का सागर है, कहीं कुछ है। कह रहे तुम्हारे यहाँ ये लेवल है ज्योग्राफी का, ये पढ़ाते हो तुम अपने बच्चों को कि उतनी दूर अगर चले जाओगे तो वहां तुम्हें मक्खन की नदी मिलेगी। कह रहे तुम ये जब पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा क्या? और आज भी क्या हम इन सब बातों में यकीन नहीं करते हैं? बोलिए। ज्योग्राफी में भले ही नहीं पढ़ाया जाता हो पर संस्कृति में मौजूद है कि मरोगे वहां जाओगे तो बीच में फलानी नदी मिलेगी, फिर ऐसे पार करोगे, फिर दूध आएगा, फिर मक्खन आएगा, फिर फलाना ठिकाना ये अप्सरा आएगी। क्यों हम किसी मैकॉले को मौका दे रहे हैं हमें आहत करने का? और मैकॉले मर नहीं गया, मैकॉले आज भी जिंदा है। वो 1000 तरीकों से आज भी हम पर व्यंग कर रहा है। और ये हक उसे, बहुत अफसोस की बात है, हमने ही दिया है। वेद हैं हमारे प्राथमिक ग्रंथ, ठीक है, वैदिक धर्म। जिस दिन से वेदांत, वेदांत माने वेदों का दर्शन, जिस दिन से वेदांत का गलत अर्थ भारत में प्रचलित हुआ उस दिन से भारत की अवनति शुरू हो गई। बस ये है बात। अगर आप भारत की गुलामी की टाइमलाइन देखेंगे और वेदांत की विकृति की टाइमलाइन देखेंगे तो दोनों बिल्कुल समानांतर हैं। वेदांत बहुत सीधा है, श्रुति धर्म, अद्वैत। और भारत ने जब यह स्वीकार कर लिया कि वेदांत को तोड़ना मरोड़ना सीख है, उसमें इधर उधर की बातें मान्यताएं डालना ठीक है, जो बात कही ही नहीं जा रही वो बात उस पर प्रक्षेपित करना ठीक है, वहीं से भारत की अवनति शुरू हो गई। यह है कारण।
आचार्य जी, एक अभी खबर भी आई है कि एक मंदिर में, एमपी के एक मंदिर में 11 अगस्त को मनेगा स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि वहाँ के पुजारी कह रहे हैं कि तिथि देखकर मनाना चाहिए राष्ट्रीय पर्व भी। ट्रेन भले ही शाम को 7 बजे आती हो, आप जाइएगा रात में 10 बजे, क्योंकि आप तो तब जाएंगे ना जब आपका हिसाब किताब बोलता हो कि अब ये मुहूर्त है। तथ्यों के लिए तो हमारे पास कोई सम्मान ही नहीं है। मेरी धारणा, मेरी मान्यता, मेरी कल्पना, मैं उस पर चलूंगा। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।